और उसके साथ ही निपुणिका, सुचरिता, वीरति वज्र, महामाया, अघोर भैरव, इनकी उपकथाएं भी जुड़ी हुई हैं। यानी हम कहें कि इस उपन्यास की जो प्रधान कथा है वो भट्टनी और बाणभट्ट और निपुणिका, इनके ही इर्द गिर्द घूमती है और इन्हीं के साथ साथ में उपकथाएं बढ़ती जाती हैं। अब हम बात करें कि बाणभट्ट का जो चरित्र है, उस चरित्र को इसमें जो दिखाया गया है वो वात्स्यायन वंश का बाणभट्ट जन्मे हुए हैं और एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है। और उनकी कहें कि ऐसी परिस्थितियां बनी कि ये घुमक्कड़ वृत्ति के होकर घर से निकल पड़े और कभी नट बने, कभी पुतलियों का नाच दिखाता हुआ, कभी नाट्य मंडली का गठन करता है और कहीं पुराण वाचक भी बनता है। और उज्जैनी में ये निपुणिका से मिलता है और वहाँ इसके निपुणिका के पति के मरने के बाद वो घर से भाग आती है और उसके अभिनय की दृष्टि से उसकी आँखें और अंगुलियाँ देखकर बाणभट्ट प्रभावित होता है और उसे अपने नाटक मंडली में शामिल कर लेता है। और इसी नाटक मंडली में बाण की उपेक्षा, एक हास को उपेक्षा समझकर वो वहाँ से निपुणिका भाग जाती है और बाणभट्ट उस निपुणिका को खोजने के लिए निकल पड़ता है। और उसी खोज में भटकते हुए वो स्थानेश्वर पहुँचता है और संयोग से वहाँ पर वो निपुणिका उसे पान बेचते हुए मिलती है और उसने छोटे राजकुल के अंतःपुर से निपुणिका की सहायता से भट्टनी जो पात्र है उसका उद्धार का प्रण लेता है और तीनों जो है वो नगर से बाहर उपेक्षित पड़े चंडी मंदिर में छिपते हैं और किस तरह से वहाँ बाण अपनी चतुरता से विचित्र पुजारी बाबा को नगर के श्रेष्ठ धनदत्त के पास भेजता है और किस तरह से ये कथा आगे बढ़ती है। जो भट्टनी है वो अपने चंद्र दिदिथि के पिता देवपुत्र तुवर मिलिंद के बहुत निकट है और संयोग से बाणभट्ट के भी परिचित निकलते हैं वो। और बाणभट्ट से भट्टनी के उद्धार का विवरण सुनकर हर्ष के जो कुमार कृष्णवर्धन को बुलाकर उन्हें सारी बात बताते हैं और किस तरह से कथा में नौकाओं से चलने की तैयारी होती है उसका वहाँ से छुड़ाने के बाद छोटे राजकुल से, और किस तरह बाण एक बार फिर उस चंडी मंदिर में पहुँचता है। उसकी भेंट वहाँ महामाया, अघोर भैरव, वीरति वज्र से होती है जहाँ वह अद्भुत अनुभव प्राप्त करता है। और इन किस तरह से भट्टनी को जो उपहार दिए जाते हैं वो लेकर नौकाओं में वो लोग चलते हैं और वहाँ किस तरह से मार्ग में जो नौकाओं के साथ में जो सामंत ईश्वर सेन है वो उन्हें पकड़ना चाहता है और विग्रह वर्मा के नेतृत्व में नौकाओं के साथ आए मौखरी जो सैनिक हैं, ईश्वर सेन के सैनिकों के बीच उनका युद्ध होता है और भट्टनी गंगा में कूद पड़ती है और उसके पीछे निपुणिका कूद पड़ती है और फिर उन्हें बाण है वो बचाते हैं। और भट्टनी के कूदने के पीछे एक पुरानी घटना की स्मृति आती है कि किस तरह जब वो अपने पिता के साथ 200 सैनिकों के साथ एक दूसरे स्थान को जा रही थी और डाकुओं ने उन्हें आक्रमण कर दिया था तो तुवर मिलिंद के सारे सैनिक मारे गए थे और डाकू के हाथ पड़ गई थी और फिर किस तरह छोटे राजकुल में वो खरीदी जाकर आई थी। तो इन सब के भय से वो वर्तमान युद्ध में भी उसे उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति सी लगती है भट्टनी को और वो उन सब से बचने के लिए कूद पड़ती है, लेकिन बाण उसे बचा लेता है और इस तरह से भट्टनी है वो एक उसको लेकर एक शालमली के वृक्ष के पास पहुंचता है। वहीं उसकी भेंट महामाया से होती है
और भटनी को महामाया के पास छोड़कर निपुणिका की खोज में निकलता है। और इस तरह से उस खोज में बीच में उसे वज्र तीर्थ की देवी के दर्शन के लालच में वो अघोर घट और साधिका चंड मंडना के चक्कर में आता है, और किस तरह से वो उसे सम्मोहित कर कर वो रखना चाहती है, और महामाया और अघोर भैरव वो उसे बचाते हैं। और महामाया सम्मोहित अवस्था में ही उसे भद्रेश्वर दुर्ग में ले जाती है। स्वस्थ होने पर यहीं बाणभट्ट को जो है वो भाऊ व शर्मा ने गिरि संकट से उस और जो एक दस्यु एकत्रित हो गए थे उनकी रक्षा के लिए एक पत्र लिखता है, वो जो उसे प्राप्त होता है। और अंत में जब हम देखते हैं कि कहानी का, इस कथा का जो है वो किस तरह से अंत होने का जो दृश्य दिखाया गया है, उसमें एक नाटक उसमें मंचित किया जाता है। और उस मंचन में किस तरह से जो निपुणिका है वो अपना किरदार निभाती है। और उससे पहले हम इस कथा में देखते हैं कि किस तरह से भटनी ने और बाण में जो परस्पर प्रेम भाव उत्पन्न होता है, और निपुणिका को इस बात का पता लगता है, वो भी बाण से प्रेम करती है, लेकिन किस तरह से वो त्याग के द्वारा प्रेम की परिभाषा को यहाँ द्विवेदी जी ने रखा है। तो उसमें हम देखते हैं कि रत्नावली जो नाटक है उसका मंचस्थ किया जाता है। बाणभट्ट उसमें राजा बनते हैं, चारुस्मिता रत्नावली की भूमिका निभाती है, और निपुणिका है वो वासवदत्ता की भूमिका निभाती है। और इस अभिनय में निपुणिका ने जो अशेष भाव से अपने को बाण को अर्पित कर दिया। अभिनय समाप्त होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, और भटनी उसमें बहुत ही क्षुब्ध होती है, और जो आर्यव्रत की इस तरह से विपत्ति टल जाती है। और किस तरह से भटनी के जो भरवू शर्मा ने बाण को पुरुषपुर जाने की आज्ञा देते हैं, और भटनी का जो अंतिम वाक्य होता है कि जल्दी ही लौटना, और बाण की अंतरात्मा के अंतर स्थल से आवाज़ जो आती है कि फिर क्या मिलना होगा। तो इस तरह के प्रश्नों के साथ में है ये आत्मकथा की कथा। जो उपसंहार जो है वो स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा का इतना ही अंश मिला था। स्पष्ट यह कथा पूर्ण है, निसंदेह ये कथा पूर्ण है, क्योंकि जहाँ आत्मकथा का अंत हुआ वह स्थल ऐसा नहीं है जहाँ पाठक के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल गया हो, उसकी सभी जिज्ञासाएं प्रशमित हो गई हो। अनेक प्रश्न मुँह बाए खड़े हैं। भटनी का क्या हुआ, क्या वे स्थानेश्वर में ही रह गई, बाणभट्ट को पुरुषपुर क्यों भेजा गया, इत्यादि इस कथा के अपूर्ण होने का प्रमाण तो बाण का यह अंतिम कथन ही है, फिर क्या मिलना होगा। तो इस उपन्यास को पढ़ते समय जो मुख्य रूप से हमें इस कथा की रोचकता और इन वर्णों की प्रचुरता जो है वो हमें दिखाई देती है कि कथा में रोचक स्थितियों की कल्पनात्मक गठन किया गया है, और कहीं ऐतिहासिकता के रूप में इसका निर्वाह भी हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये पूरी कथा जो कथानक है वो ऐतिहासिकता और कल्पना इनके संयोग पर आगे बढ़ता है। अब जहाँ तक प्रश्न उठता है कल्पना और ऐतिहासिकता का कितना इसमें नापतोल है, तो उससे पूर्व हम ये देखना चाहेंगे कि जब बात ऐतिहासिकता की और कल्पना की है, तो जहाँ हर्षवर्धन के समय को बाणभट्ट में आत्मकथात्मक शैली में जो उठाया गया है वो हर्षकालीन समाज की सांस्कृतिक परंपरा का ये जीवंत दस्तावेज़ कहा जाता है। यानी उस समय जो मुख्य घटनाएं हैं
उनको कहें कि उपन्यास ने उर्वर कल्पना और रचनात्मक प्रतिभा की दृष्टि से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उसे पुनर्सृष्टि किया है और उस समय की जो समस्त गुण दोष थे, अच्छाई बुराई थी, शुभ अशुभ था, उन सबको उन्होंने अपनी कथा में पिरोने का प्रयास किया है। बाणभट्ट का हर्षवर्धन के दरबार में जाना, उनका सभा पंडित बनना इतिहास सिद्ध है और ऐसी धार्मिक संघर्ष जिनका संबंध राजा और राजनीतिक परिस्थितियों से है, उपन्यासकार ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उन्हें वर्णित किया है। बाणभट्ट का संबंध आधिकारिक रूप में राज दरबार से बंधा अवश्य था और उसे घेर कर चलने वाली उपन्यास की सारी कथा का अधिकांश भाग जो है तत्कालीन सामाजिक अंचलों में ही विकसित हुआ है और उसी रूप में वो क्रमशतः आगे बढ़ता गया है। आत्मकथा का जो सृजन है वो लेखक ने कहे कि ऐतिहासिक, रोमांसपरक, कलात्मक, आत्मकथात्मक कला रूप, इस आधार पर इन्होंने आत्मकथा की कहीं पुनर्रचना या इसका लेखन किया है। आत्मकथा की, बाणभट्ट की आत्मकथा की जब कथा वस्तु की हम बात करते हैं तो उसमें जो उच्छ्वास हैं, उन उच्छ्वासों में हम उसे ऐतिहासिक कहें कि घटनाओं के आधार पर हम उसे अगर बांटना चाहें तो हम उसे 18 उच्छ्वासों में अगर हम उसे बांटें तो पहले में किस तरह से जो प्रारंभ हुआ है इसका, वो विशिष्ट कहें वातावरण सृष्टि या ऐतिहासिक बोध के आधार पर इसका किया गया, इसका वर्णन किया गया है कि जो प्रारंभ में जो एक कहें कि कृष्णवर्धन के जो पुत्र जन्म का अवसर है उस पर जो जुलूस का वर्णन है उसके आधार पर इसका प्रथम उच्छ्वास में इसकी कथा प्रारंभ होती है कि किस तरह से पुत्र जन्म के अवसर पर वो जुलूस में किस तरह से जो वर्णन हुआ है वो हमें हर्षचरित के हर्ष जन्मोत्सव में भी हम उसको देख सकते हैं। दूसरा जो उच्छ्वास है उसमें भरत का नाट्यशास्त्र के अनुसार जो अभिनीत होने का वर्णन है, भटनी का एक नृत्य है, वो हमें इसमें दिखाई देता है। तीसरे उच्छ्वास में हम देखते हैं कि मदनोत्सव और मदन पूजा का वर्णन दिखाई देता है, राजकुल का वर्णन है उसमें और वो हमें बंदनी राजबाला की सौंदर्य, रूप सौंदर्य, वेशभूषा का वर्णन है जो हमें ऐतिहासिक रूप में देखें कि कादम्बरी में महाश्वेता वर्णन में दिखता है, वात्स्यायन के कामसूत्र में हमें दिखाई देता है। चौथे उच्छ्वास में चंडिका मंदिर का जो भास्कर वर्णन है और जो वृद्ध पुजारी का परिहासपूर्ण वर्णन है वो हमें कादम्बरी के द्रविड़ पुजारी के वर्णन से दिखता है। छठे उच्छ्वास में प्रांगण गृह में आई भैरवी का वर्णन है। सातवें में जो फागुन पूर्णिमा में कन्या कुब्ज के जो मदनोत्सव हुआ है वो हमें रत्नावली में दिखाई देता है और उसी तरह से गंगा वर्णन और प्रेक्षाशाला वर्णन जो है वो हमें राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी दिखाई देता है। आठवें उच्छ्वास में भटनी द्वारा काव्य विमर्श है वो हमें मम्मट के सिद्धांतों में दिखाई देता है। नवें उच्छ्वास में बाण की प्रिय जो विंध्यावटी का वर्णन है और जो 10वें उच्छ्वास में बाण भटनी को शामली वृक्ष के नीचे ले जाता है वो हमें कादम्बरी में दिखाई देता है। 12वां उच्छ्वास में जो सात्विक अनुभवों का विवेचन है उसका वर्णन हमें भरत के नाट्यशास्त्र में दिखाई देता है, उसकी तुलना कर सकते हैं हम उससे। 13वें उच्छ्वास में राजा के आनन और वेशभूषा का वर्णन दिखाई देता है। 14वें उच्छ्वास में महाराजाधिराज के आने से पहले सामंतों के कलात्मक विनोद और ग्रीष्म दोपहर का वर्णन हमें हरिश्चरित्र में दिखाई देता है। 15वें में मल्लों का जो जुलूस है
और नट कला है वो हमें वात्स्यायन के कामसूत्र में दिखाई देती है। और 16वें उच्छ्वास में जो संध्या का भयानक वर्णन है वो हर्षचरित में दिखाई देता है। और 17वें उच्छ्वास में जो शिव सिद्धायतन के चारों ओर की प्रकृति का जो वर्णन है वो हमें कादम्बनी में दिखाई देता है। और 18वें में उत्तम नर्तकी के गुणों का वर्णन है वो नाट्यशास्त्र के अनुसार है। और 20वें उच्छ्वास में नाटिका रत्नावली का जो खेला जाना है वो भरत के अनुसार हमें दिखाई देता है। तो इन उच्छ्वासों में हमें ऐतिहासिकता के रूप में हम उसका जो वर्णन है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से जो इस इतिहास के माध्यम से जो सारे उपन्यास का गठन किया गया है वो हम भट्टनी और निपुणिका का उद्धार बाण करता है, और महावरा की भक्त हर्षदेव धरित्री का उद्धार करने का जो संकल्प लेता है, और महावरा भाव जो सभी पात्रों को घटनाओं कलुषता के से उभारता है। और ये सारी जो घटनाएं हैं, मारावा मूर्तिवान का सौभाग्य और बाण भट्टनी निपुणिका जो और राजनीतिक दर्शन, ये सारे जो वर्णन हुए हैं वो सारे ऐतिहासिक रूप से हमें इतिहास में उसके भाव दिखाई देते हैं। हम जहाँ तक बात करें कि कल्पना के दृष्टिकोण से, कि ऐतिहासिकता और कल्पना की दृष्टि से जब हम इसकी कथा वस्तु पर विचार करते हैं, बात करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो निकल के आती है वो है कि पूरे इस ऐतिहासिक या पौराणिक दृष्टि से तथ्यों के आधार पर जो औपन्यासिक शैली में प्रस्तुतिकरण हुई है, इस प्रस्तुतिकरण में हम ये स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी इसमें मानना है कि मैं जो ये कथा कह रहा हूँ, इस कथा में ऐतिहासिकता भी है और इसमें कल्पना का भी हम पुट इसमें मैं रख रहा हूँ। तो जब ये कथा कहीं चलती है, जिस तरह से आगे बढ़ती है, वो दोनों ही दृष्टिकोणों को आगे लेकर चलती है, जिसमें आप इतिहास का पुट और उसमें आप जो हरिश्च चरित और कादम्बरी, इनके आधार पर जो लेते हुए इतिहास के तथ्यों को लेते हुए या कहें इतिहास की उन बातों को लेते हुए आगे बढ़ती है, वो अपने आप में बाणभट्ट जो के युग की जो कथाओं को साथ लेकर चलती है, वो अपने आप में हमें दिखाई देती है। इसी क्रम में अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो कल्पना के रूप में जो उच्छ्वास, बाणभट्ट के अंतरंग के जो उच्छ्वासमयी झांकी प्रस्तुत की गई है, उसमें ऐतिहासिक वातावरण और जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो पात्रों के सूक्ष्म सौंदर्यदर्शी रूप में जो उसके भावों को व्यंजित किया गया है, वो व्यंजना है वो इसकी कल्पनाशीलता के द्वारा ही संभव हो सकती थी। और इसी के कारण कि जो सहृदय सौंदर्य जो ग्राही समदृष्टि है उपन्यासकार की, वो इसी के द्वारा संभव हो सकी है कि ऐतिहासिकता और कल्पना दृष्टि दोनों का संयोग रहा है।